नमस्कार बच्चों, प्रेरणा बैच 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं गौरव सिंह आपके लिए फिजिक्स लेके आया हूं। आज अपनी पहली कक्षा है, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन आज चालू करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। विद्युत आवेश होता क्या है, इसका अपन ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे कि विद्युत आवेश कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया। विद्युत आवेश विद्युत आवेश तो विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, यानी मिलेटस का थेल्स। ये वहां पर रहते थे। ये घटना है 600 बीसी। 600 बीसी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की घटना है, जिसमें थेल्स ने ये बताया था कि अंबर नाम के पदार्थ को लेकर के उसने बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ा था। अंबर क्या होता है कि अंबर ग्रीक में बाल्टिक सागर के किनारे किनारे एक धागेनुमा संरचना जैसा पाया जाता है, जैसे अपन गोंद जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो अंबर पीले रंग का होता है, तो उसको लेकर के उन्होंने बिल्ली की खाल पर रगड़ा, और रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि अंबर में कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो गए हैं जिससे वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद तो विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया? 600 बीसी में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आवेश के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ये थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। विलियम गिलबर्ट 1600 ईस्वी, सॉरी ये तो मैंने बता दिया था आपको, 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि अकेला अंबर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, जैसे लाख आपने देखा होगा कि चूड़ियां होती हैं सोने की, गोल्ड की, उसके अंदर उसको भरा जाता है। लाख हो गया, प्लास्टिक हो गया, एवोनाइट हो गया, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जब हम इनको ऊन या बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो इनके अंदर भी वही गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो आपका अंबर में हुआ था। क्लियर है? तो विलियम गिलबर्ट वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने और भी सारे पदार्थों को अलग अलग पदार्थों पर रगड़ के ये बताया कि इनके अंदर भी वही चीज उत्पन्न होती है जो अंबर में उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले बताया घर्षण विद्युत के बारे में। और इन्होंने क्या बताया घर्षण विद्युत के बारे में? कि ऐसा विद्युत जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर है? क्या बताया इन्होंने कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे एवोनाइट की छड़ को जब उसने बिल्ली की खाल पर रगड़ा था तो एवोनाइट की छड़ में छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया था। इसी को हमने क्या कहा था? आवेश कहा था। आवेश कह सकते हैं अपन इसको। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन।
बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1750 में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जो विलियम गिलबर्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो प्रयोग किए गए थे, उन्हीं प्रयोगों को आगे बढ़ाया। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने दो छड़ ली। जैसे मान के चलो ये दो छड़ हैं, दो छड़ कांच की ली। किसकी ली? कांच की। इन दो छड़ों को लेकर के इन्होंने एक छड़ को रख दिया और एक छड़ को किस पर रगड़ा इन्होंने? जैसे मान के चलो ये रेशम का कपड़ा है। किसका कपड़ा है? ये रेशम का कपड़ा है। जब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा, रगड़ने के बाद इस कपड़े को इन्होंने धागे की सहायता से लटका दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरी छड़ को लिया और वापस से वही प्रोसेस की जो पहले वाली कांच की छड़ के साथ की। रेशम के कपड़े पर रगड़ा और रगड़ने के बाद जो पहले वाली छड़ लटकी हुई थी धागे से, उसके पास जब ये लेके गए तो ये एक दूसरे से दूर हट गई। इसके बाद इन्होंने दो छड़ और ली, एक दोनों एबोनाइट की थी, और उसके बाद उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया और उसको बिल्ली की खाल ले लिया। एबोनाइट की छड़ को जब इन्होंने इस बिल्ली की खाल पर रगड़ा, रगड़ने के बाद उसको धागे से लटका दिया, जो उन्होंने सेम टू सेम किस पे किया था? कांच वाली छड़ पे। धागे पे लटकाने के बाद जब इन्होंने दोबारा दूसरी छड़ ली, उसको वापस से रगड़ा बिल्ली की खाल पे, और रगड़ने के बाद जब वो पहले वाली एबोनाइट की छड़ के पास लेके गए तो जैसी प्रोसेस पहले वाली कांच की छड़ में हुई थी, वैसी प्रोसेस एबोनाइट की छड़ में हुई। इन्होंने भी एक दूसरे को धक्का दिया। इससे ये अनुमान लगाया कि जब हम इन दोनों को छड़ों के साथ एक ही विधि करते हैं तो इन दोनों छड़ों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद जब वो कांच की छड़ के पास इस एबोनाइट की छड़ को लेके गए तो ये दोनों आपस में चिपक गई, और ऐसा कहा इन्होंने कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद इन्होंने तमाम मटेरियल को लेकर के आपस में घर्षण करवाया, तो इन्होंने पता लगाया कि सभी छड़ों में या तो आवेश एबोनाइट की छड़ के जैसा उत्पन्न हुआ है या आवेश कांच की छड़ जैसा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो 1750 में ये वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवेश के बारे में बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार के बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला आवेश होता है आपका धनावेश। हाँ, दोनों आवेशों के जो प्रकार है धनावेश और ऋणावेश, उनका नामकरण करने वाले यही वैज्ञानिक हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनावेश और दूसरा आवेश है आपका ऋणावेश। ऋणावेश। अब बेटा ये देखते हैं कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है। तो जैसे मान के चलो, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि परमाणु दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण होता है। हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें बनी हुई हैं वो सबकी सब क्या हैं? पदार्थ हैं। और वो पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है वो क्या होता है? परमाणु। परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। अब परमाणु के केंद्र में एक नाभिक पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए हम इसे उदासीन कहते हैं। उदासीन कहते हैं मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है। अब नाभिक के चारों ओर, अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु का 99% जो द्रव्यमान होता है वो आपका नाभिक में पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, खाली जगह, इन्हें हम कक्षाएं कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऋणात्मक आवेश पाया जाता है बेटा। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1750 में बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया था जो मैंने भी आपको बताया कि कांच की छड़ को जब हम ऊन पर रगड़ते हैं या रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और एबोनाइट की छड़ को किस पर रगड़ा था उन्होंने? बिल्ली की खाल पर रगड़ा था। तो उससे जो आवेश उत्पन्न होते हैं
उन्हीं आवेशों के आधार पर हमने आवेश को दो प्रकार का बताया, एक धनावेश और एक ऋणावेश। उसके बाद ये धनावेश क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अब उदासीन कैसे होता है, जैसे आपने देखा कि प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। जितना आवेश प्रोटॉन पर पाया जाता है वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम प्लस का, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है वो है बेटा आपका माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक में पाए जाते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं, उतने ही प्रोटॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जितना आवेश प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसीलिए परमाणु को हम विद्युत का उदासीन मानते हैं। एक चीज ये नोट करना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कई बार कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो आपने क्या देखा कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप बताइए कि जैसे मान के चलो कोई वस्तु ले लेते हैं, अपन धनावेश के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। धनावेश और ऋणावेश। अब मान के चलते हैं अपन कोई वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु ये है A और एक वस्तु आपकी ये है B, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस वस्तु पर मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो इस पर 10 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इस वस्तु पर मान लेते हैं कि इस पर भी 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये उदासीन है पहले से, ठीक है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों वस्तुओं को आपस में लेके घर्षण करवाया, ठीक है। जैसे ही हम घर्षण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले जाएंगे, यहां पर। हमने मान लिया कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर कुछ नहीं था पहले, जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस पर एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इस पर। वापस से हमने इसको घर्षण किया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या देखा कि एक वस्तु A है, A पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। लेकिन यहां प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 10 प्रोटॉन। अब जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आपने क्या देखा, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो 10 प्रोटॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो यहां पे 2 प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाएंगे, इसीलिए यहां पे +2 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, धनावेश का मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो धनावेश का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश कहते हैं। ये अपन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऋणावेश क्या हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई थी तो वहां पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया था, तो इसको हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि आवेश कैसे कैसे उत्पन्न हुआ था, ये ऐतिहासिक वर्णन था इसका। उसके बाद हमने पढ़ा कि आवेश 2 प्रकार का होता है। हमने ये भी पढ़ा कि आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद कौन आए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। हाँ, विलियम गिलबर्ट के बारे में एक बात और है कि विलियम गिलबर्ट जो थे वो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके पर्सनल डॉक्टर थे, इसीलिए उनको ये प्रयोग करने में और आसानी हुई, ठीक है। और ये 1600 की घटना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश। ये अपन ऐतिहासिक वर्णन पढ़ा था, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश, तो इसकी कई परिभाषा बना सकते हैं अपन। पहली परिभाषा अपनी ये हो जाएगी कि विद्युत आवेश, अब चूंकि किससे उत्पन्न हुआ था, वो परमाणु से, तो अपन कह देंगे विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है, पदार्थ का एक गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र
एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। एक परिभाषा तो ये हो गई, और एक परिभाषा और हो सकती है कि धनावेश एवं ऋणावेश, सॉरी इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी एवं वृद्धि को हम आवेश कहते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन हो गई समझने के लिए कि देखा होगा आपने कि कोई बॉडी पर या किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि आवेश को केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? और एक चीज याद रखना कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ही गतिमान होते हैं, प्रोटॉन गतिमान नहीं होते। हाँ, प्रोटॉन कुछ परिस्थितियों में गतिमान हो सकते हैं, इसके लिए विशेष विधियां बनाई गई हैं कि हम नाभिक से उस प्रोटॉन को अलग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन की कमी एवं वृद्धि को हम आवेश कहते हैं। अब आपने पहली जो परिभाषा देखी उसमें आपने क्या देखा कि विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। कॉमन सेंस है कि जब वो पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो आवेश वहीं से उत्पन्न होगा जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आवेश की परिभाषा हो गई। तो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि यदि आवेश, एक सेकंड, विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कब करेगा। यदि आवेश स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है बेटा, तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, तो ये मान के चलो ये धनावेश मान लिया हमने प्लस की और ये स्थिर है, तो इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, शून्य। जब स्थिर है तो वेग क्या होगा, शून्य। और यदि आवेश स्थिर है तो केवल ये विद्युत क्षेत्र बताएगा, प्रदर्शित करेगा, सॉरी एक सेकेंड, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि यदि आवेश गतिमान है, आवेश गतिमान है नियत वेग से, नियत वेग से, नियत वेग का मतलब ये होता है कि ये एक ही गति से चल रहा है। ठीक है, समय के साथ इसकी दूरी एक समान बढ़ रही है। जैसे मान के चलो ये प्लस क्यू आवेश है और इसके जो वेग है वो क्या है, आपका नियत है। ठीक है, जब इसका वेग नियत है यानी वेग बदल नहीं रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र और प्लस चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट और हो जाएगा इसमें कि यदि आवेश गतिमान तो है लेकिन त्वरित है, कैसा है, त्वरित, तो ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। ठीक है बेटा, तो आपने क्या देखा कि यदि आवेश स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश गतिमान है और नियत वेग से गतिमान है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश गतिमान है लेकिन त्वरित है, त्वरित का मतलब होता है कि ये एकदम से चलना चालू कर दे, है ना,
तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न करेगा। ठीक है बेटा, तो आवेश के बारे में हम ये अभी उसके छोटी छोटी से गुण पढ़ रहे हैं देखा जाए तो, हालांकि उसी के बारे में है। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अभी हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश की परिभाषा क्या है, उसके बाद आवेश जब चलता है तो क्या उत्पन्न करता है, आवेश जब रुकता है तो क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का सूत्र। आवेश का सूत्र, तो आपने क्या देखा कि जो आवेश होता है उसे हम Q से दर्शाते हैं, Q से। जब भी कोई धारा समय के साथ किसी चालक में प्रवाहित होती है तो उसी को हम आवेश कह देते हैं। यहां जो I दिख रहा है आपको, यहां I आपकी विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और आपको पता है कि विद्युत धारा को हम एम्पियर मापते हैं, और इस धारा को मापने वाला जो उपकरण है उसे हम अमीटर कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को जो हम मापते हैं वो किस में मापते हैं, एम्पियर में। उसके बाद ये जो समय है तो तुम सभी जानते होंगे कि समय को हम सेकंड में मापते हैं। ये हो गया आवेश का सूत्र। अब आवेश का सूत्र पढ़ने के बाद इसका मात्रक पता होना चाहिए हमको। तो एम्पियर आई को मापते हैं और सेकंड समय को मापते हैं। तो आवेश का जो मात्रक रहेगा आपका, वो देखो बेटा, आवेश का मात्रक आपने 11th क्लास में मापन पद्धति पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है एसआई जिसे अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली, एक होता है एमकेएस जिसमें हम दूरी को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को हम सेकंड में मापते हैं। उसके बाद होता है आपका सीजीएस। सीजीएस वो मात्र प्रणाली होती है, मापन प्रणाली होती है जिसमें हम दूरी को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एक और होती है एफपीएस जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, जिसमें हम दूरी को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को हम सेकंड में मापते हैं। लेकिन हम यहाँ 2 ही पढ़ेंगे, आवेश की मात्रा हम 2 ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक, आप देख सकते हो कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में माप रहे थे और समय को हम सेकंड में। तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इनटू सेकंड होता है। अच्छा, इसका एक मिला जुला नाम और है जिसे हम कूलाम कहते हैं। तो याद रखना कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बेटा, वो एम्पियर इनटू सेकंड या कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद आवेश का एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है आपका स्थित कूलाम। स्थित कूलाम, अभी आपने देखा था कि अगर आवेश स्थिर है तो उसे तो वो केवल क्या करता है, वो सॉरी, यदि आवेश स्थिर है तो वो क्या करता है, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि आवेश गतिमान है तो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसीलिए आवेश का जो सीजीएस मात्रक है इसे हम स्थिर विद्युत मात्रक भी कहते हैं। इसे स्थिर विद्युत मात्रक भी कहते हैं बेटा, इसे स्थिर विद्युत मात्रक भी कहते हैं। आवेश का एक मात्रक और होता है जिसको अपन देखते हैं, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। यानी आवेश यदि गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसीलिए हम इसके आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है उसको पढ़ रहे हैं। आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है एव कूलाम। एव कूलाम, क्लियर है? तो मैं इसका एक सीधा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं। आवेश, ये अच्छा रहेगा, इसे माइंड में बोलेंगे, आप इसको दिमाग में याद रखना। आवेश एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक जो होता है वो होता है
चाहे मैं फॉर्मूला करके बता देता हूं आपको। Q इक्वल टू होता है आपका IT, और I का हो गया तुम्हारा एम्पियर, और समय का हो गया बेटा सेकंड। इसी को हम कूलाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है आपका स्थित कूलाम। ऐसे याद रखना, आवेश के सीजीएस मात्रक एक होता है आपका ESU, इसी को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। विद्युत स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक, और एक होता है आपका EMU, इसे कहेंगे हम विद्युत चुंबकीय मात्रक, या विद्युत बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, चुंबकीय मात्रक। तो जो आवेश का स्थिर विद्युत मात्रक होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्थिर विद्युत मात्रक क्या होता है आपका स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, और जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है बेटा आपका एव कूलाम, एव कूलाम। अब इनके बीच में रिलेशनशिप आना चाहिए आपको कि एक कूलाम में कितना स्थित कूलाम होता है और एक कूलाम में कितने एव कूलाम होते हैं। तो आप याद रखना, एक कूलाम जो है वो होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, और ये होता है आपका 1/10 एव कूलाम। हिंदी में लिख देते हैं 1/10 एव कूलाम, एव कूलाम। तो बेटा आपने क्या देखा कि जो आवेश है वो आपके, जो आवेश का मात्रक है वो एक एसआई मात्रक होता है उसका, और एक होता है सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक को हम Q = IT, ये फॉर्मूला है आवेश का, ये आपको हमेशा याद रखना है कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है। आवेश बराबर धारा इंटू समय। यहाँ पे I विद्युत धारा है और T आपका समय है। तो जो विद्युत धारा है उसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, मापते हैं, और जो समय है उसे हम सेकंड में मापते हैं। एम्पियर और सेकंड को मिला के हम कूलाम कहते हैं। क्लियर है? तो ये आवेश का एसआई मात्रक हो गया। अब अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप कूलाम लिख के आना, और अगर पहले से ऑप्शन में कूलाम की जगह ये दे रखा है तो आप इसे करके आना। ठीक है, उसके बाद आवेश का जो सीजीएस मात्रक है वो दो होते हैं, एक होता है स्थिर विद्युत मात्रक और एक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। जो स्थिर विद्युत मात्रक है वो आपका है स्थित कूलाम, और जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है वो आपका होता है एव कूलाम। यह आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो इसे स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, और जब आवेश गतिमान होता है तो हम इसे स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कूलाम में आपका इतने स्थित कूलाम होते हैं बेटा, और उसके बाद एक कूलाम में आपके इतने एव कूलाम होते हैं। तो इसके बाद कन्वर्जेशन पर निकाल सकते हैं। अब पूछ लिया जाए कि एक एव कूलाम में कितने स्थित कूलाम होते हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर करवा के 10 को इधर ले आना, तो इस पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 3 × 10⁻10 स्थित कूलाम इक्वल टू, यहां हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, 10 तो इधर ही आ गया, इधर हो जाएगा 1 कूलाम। तो ये भी रिलेशनशिप है, 1 एव कूलाम, 1 एव कूलाम। ठीक है बेटा, तो ये आपका आवेश का मात्रक हो गया। इसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाई अभी आवेश ही चल रहा है, अभी तो इसके गुण चालू होंगे। उसके बाद आवेश की जो डिफरेंट प्रॉपर्टी आएंगी, जो गुण आएंगे, उनको हम धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, वैसे तो आवेश के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसका एक दो बेसिक गुण हैं जिन्हें हम सामान्य गुण भी कहते हैं या मूल गुण कहते हैं। मूल गुण, मूल गुण कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अपने प्रयोग किए थे कांच की छड़ को लेके और एवोनाइड की छड़ को लेके, और मैंने आपको बताया था कि दोनों कांच की छड़ों में क्या हो गया था, प्रतिकर्षण हो गया था, यानी एक दूसरे को धक्का दे रही थी। ऐसे ही दोनों एवोनाइड की छड़ में क्या हो गया था, प्रतिकर्षण हो गया था, वो भी एक दूसरे को धक्का दे रही थी। तो होता क्या है कि ये जो प्रतिकर्षण और जो आकर्षण हो रहा था वो इनके मूल गुण हैं। पहला मूल गुण क्या है कि जैसे अपन धनावेश के पास धनावेश लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
या ऋणावेश के पास ऋणावेश को लेके आएंगे तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आवेश का एक गुण हो गया। आपने देखा ये क्या होता है, सजातीय, दोनों सजातीय हैं, ये समान जातीय मतलब एक जैसे हैं दोनों, ये भी दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि समान आवेश, ये पहला गुण है बेटा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इसके नीचे बना देंगे अभी, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एवोनाइड की छड़ को एवोनाइड की छड़ ने प्रतिकर्षित किया था, जैसे कांच की छड़ को कांच की छड़ ने प्रतिकर्षित किया था, क्योंकि उन दोनों छड़ों पर आपस में समान आवेश था। जैसे ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है, तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या बोला मैंने पहला, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे, जब समान प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो आकर्षित कौन करेगा, विपरीत। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आवेश समान है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब आवेश असमान है यानी अलग अलग हैं तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का होगा। तो क्या बोला मैंने, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आवेश के बेटा मूल गुण है। जैसे मान के चलो ये धनावेश है और ये कि ऋणावेश है, तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा इनके बीच में, आकर्षण बल। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ये आवेश के मूल गुण हो गए। इसके बाद आवेश के और भी बहुत सारे गुण हैं जिनको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि आवेश के गुण क्या हैं, जो मूल गुण होते हैं दो। पहला गुण कौन सा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये धनावेश है, ये धनावेश है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद क्या बोला मैंने, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। क्लियर है, तो ये आवेश के बेटा दो मूल गुण हो गए। अब आते हैं अपन आवेश के अन्य गुणों पर। आवेश के अन्य गुण, तो पहला गुण तो यही हो गया कि जैसे मान के चलो अगर अपन किसी भी वस्तु पर कोई आवेश देते हैं तो हमको नहीं मालूम को वो किधर जाएगा, तो आवेश दिशाहीन है, आवेश की कोई दिशा नहीं होती। अगर आवेश की कोई दिशा नहीं होती, परिमाण बेशक बना रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। तो पहला गुण हो जाएगा आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब आवेश एक अदिश राशि है तो इसे आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा गुण इसी पॉइंट से संबंधित है। जैसे मान के चलो एक वस्तु है, इस वस्तु को मैंने 2 कूलाम आवेश दे दिया प्लस का। ठीक है, फिर मैंने इसको 5 कूलाम आवेश दे दिया, और फिर मैंने इसको दे दिया माइनस का 3 कूलाम आवेश। तो आप क्या देखोगे, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 4 कूलाम। किसका बचेगा, 5 और 2 7 प्लस का है, तो ये बड़ा है, और बड़े में से छोटा जब जाएगा तो किसका होएगा, प्लस का बड़ा ही आएगा, तो 4 कूलाम आवेश बचेगा। तो आपने क्या देखा कि हम आवेश को आसानी से दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आसानी से प्लस माइनस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक योज्य राशि है, आवेश एक योज्य राशि है, योज्य राशि है, योज्य राशि है। इसे आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो गुण होगा अपना, इसको हटा देते हैं, आवेश संरक्षित होता है, आवेश
संरचित होता है, आवेश संरचित होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं, एक वस्तु आपकी ये है और दूसरी वस्तु आपकी ये है, ये ए है और ये बी है। जब हमने इन दोनों के बीच में घर्षण किया तो घर्षण से क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। मान के चलो यहां से यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो आपने क्या देखा, जहां कमी होती है उसे हम धनावेश बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। और यहां जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो यहां क्या बोलेंगे, ऋणावेश। और अगर इन दोनों को मिला देंगे, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसे ये 10 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि पूरी कर देगी। तो आपने क्या देखा, जब ये अलग अलग थे तब भी इन पर जो आवेश था वो निश्चित था, जब हमने इनको मिला दिया तब भी आवेश निश्चित है। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आवेश कैसा होता है, संरचित होता है। इसको लिख लेते हैं। और आपसे पूछे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है तो क्या लिखेंगे अपन इसमें, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, एक सेकेंड, जा थोड़ा टेढ़ा बन गया, डोंट वरी, किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो बेटा क्या कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक, वस्तु पर कर देते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। आपने क्या देखा, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक योज्य राशि है। अब अदिश है तो आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक योज्य राशि है। तीसरा है कि आवेश संरक्षित होता है। संरक्षण का मतलब ये होता है कि ये फिक्स है, अगर कहीं कम हो रहा है तो कहीं वृद्धि हो जाएगी और अगर कहीं वृद्धि हो रही है तो कहीं कमी हो जाएगी। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है बेटा, ये अलग से पूछा भी जाता है ना, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में जो भी है आप देख लेना। वैसे 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, यहां एक शब्द आया है क्वांटा, ठीक है। क्वांटा का मतलब क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा 11th क्लास में प्लांक क्वांटम थ्योरी, उसमें यह बोला गया था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और प्रत्येक बंडल की एक ऊर्जा होती है, उसे हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। वैसे ही आवेश का क्वांटीकरण ये है कि जो आवेश है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कैसे जाता है, तो उसे समझाने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करते हैं, यानी इस गुण का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो हम 2 वस्तु फिर ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ए है और ये बी है। मान के चलते हैं इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, कम ही ले लो, ठीक है। इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है या इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, चलो मान लेते हैं। इस पे 10 प्रोटॉन है तो इस पे 10 प्रोटॉन होंगे। कॉमन सेंस है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, इस पे भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। हम केवल इस टॉपिक को समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, जब हमने इनको रगड़ा, आपस में घर्षण करवाया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया।
तो हम क्या देखेंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहां एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। वापस से फिर एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो यहां एक इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी, यहां एक इलेक्ट्रॉन की और वृद्धि हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, जो कमी हो रही है और जो वृद्धि हो रही है वो पूर्णांक संख्याओं में हो रही है। किसमें हो रही है? पूर्णांक संख्याओं में। यानी आपने क्या देखा, ये 9, 11, 8, 12, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यानी इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होंगे वो इस फॉर्मेट में नहीं होंगे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन चला गया या 1.2 इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं होते। तो इसको सिंपल सी परिभाषा में समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। पहली बात तो यह कि प्रकृति में जो आवेश है, प्रकृति में आवेश निश्चित है। कैसा है? निश्चित, फिक्स है। इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी हम इसे अपने मन मर्जी डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, ये यहां से इसकी मेन डेफिनेशन हो जाएगी, हालांकि ये भी फिक्स है। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आपने क्या देखा, प्रकृति में आवेश कैसा है? निश्चित है। अब भाई निश्चित है तो उसे अनिश्चित रूप से हम डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते अनिश्चित रूप से। कैसे? जैसे मैं आवेश को इलेक्ट्रॉन को बांट दूं 1/2 इलेक्ट्रॉन, जो भी है, सॉरी 1/2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पॉइंटों में नहीं आता, या 1/1.2 इलेक्ट्रॉन या 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम नहीं बांट सकते, ठीक है। तो प्रकृति में आवेश कैसा है? निश्चित है। इसे अनिश्चित रूप से नहीं बांट सकते, यानी किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और उस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका जो एक फॉर्मूला आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी गणितीय रूप, आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप, तो वो होगा आपका Q = ±NE। आपने देखा होगा, इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, ये आपका कुल आवेश, इलेक्ट्रॉनों के, ये आपका इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये रहा पूर्ण गुणज, ये जो n है यहाँ पे वो पूर्ण गुणज है। यहाँ पे जो n है ना वो होगा आपका 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? ये हो गया आपका गणितीय रूप। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ क्यू क्या है आपका? कुल आवेश, कुल आवेश, n यहाँ पे पूर्णांक संख्या लिख लो। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, प्लस और माइनस पूर्णांक संख्या, और जो E है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर है? तो ये अपना हो गया आवेश का क्वांटीकरण, यानी हमने आवेश के गुण पढ़े। पहला आवेश का गुण क्या था कि आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? किसी भी वस्तु पर अगर हम आवेश देंगे तो वो आवेश किसी भी दिशा में जा सकता है, यानी उसकी कोई दिशा नहीं होती। अब जिस चीज की कोई दिशा नहीं होती वो अदिश कहलाती है, और जिसकी दिशा होती है वो सदिश कहलाती है। 11वीं क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब समझ लो कि जिसकी दिशा होती है और परिमाण है वो सदिश राशि है, और जिसकी दिशा नहीं है, परिमाण हो या ना हो, वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण। उसके बाद दूसरा आवेश एक युज्य राशि है। युज्य राशि का मतलब ये होता है कि अगर कोई राशि अदिश है तो उसे हम आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं, तो आवेश एक युज्य राशि है। उसके बाद मैंने बताया कि आवेश संरक्षित होता है।
संरक्षण का बेटा मतलब ये होता है कि आवेश को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश को केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा हमने कि आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में आवेश निश्चित होता है, निश्चित है, इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, जिसका सूत्र होता है यानी गणितीय रूप होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। ये आपको लिख दिया गया बेटा, ठीक है। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इसको थोड़ा ध्यान देना। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा और बन गया था पिछले एग्जाम में, आपके MP बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। कि जैसे मान के चलो कोई वस्तु है और अगर वो गतिमान है तो गतिमान वस्तु पर आवेश कम होगा या ज्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु को हम गतिमान कर दें, जैसे मान लो कोई वस्तु अभी रखी हुई है और उसको हमने कुछ आवेश दे दिया, और अगर हम उसको गतिमान कर दें तो क्या उसके आवेश में वृद्धि होगी या कमी। तो याद रखना कि वस्तु के गतिमान होने से, वस्तु के गतिमान होने से आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जब आपने उसके गतिमान होने से जितना आवेश उसके पास था और वो गतिमान हो गई तो उतना ही आवेश रहेगा, यानी उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु अगर चल रही है तो भी उतना ही आवेश रहेगा, और अगर वस्तु रुकी हुई है तब भी उस पर उतना ही आवेश होगा। एक चीज और है, विशिष्ट आवेश। ये थोड़ा द्रव्यमान से संबंधित है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है, मान के चल लेते हैं कोई कण ले लेते हैं अपन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, अभी आपसे पूछ ले कोई कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, और आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाता हूं, वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम, ठीक है। तो जो विशिष्ट आवेश होता है उसे क्या कहेंगे हम, किसी परिभाषा लिख लेते हैं पहले, किसी आवेशित कण के आवेश के कुल आवेश कर दो, किसी आवेशित कण के कुल आवेश कितना है Q, तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर विशिष्ट आवेश पूछा जाए तो आपको क्या करना, अभी तो बताया मैंने कि विशिष्ट आवेश, ये फॉर्मूला लिख दो, विशिष्ट आवेश बराबर क्या बोला मैंने, किसी आवेशित कण के कुल आवेश क्यों हो गया, ये ले लो ऊपर अपॉन में, तथा द्रव्यमान के अनुपात में द्रव्यमान चला गया, कौन है, स्मॉल m, तो Q अपॉन m को ही हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश Q अपॉन में m, तो Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब आपने क्या देखा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 16 अपॉन में 19 इंटू ये 10⁻⁻⁹ है ऊपर और ये 10⁻⁻31 है नीचे। अगर ये ऊपर से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻19 इंटू 10⁻31, ये प्लस का हो जाएगा 31, क्योंकि ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 31 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 अपॉन 19 इंटू 10⁻+12। डिवाइड करो 16 में 19 का डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या आएगा आपका
विशिष्ट आवेश बराबर 16/19 10 की घात 12 प्लस का 19 का 16 में आप डिवाइड करोगे तो मैं लिख देता हूं, ये जो फिक्सी है 0.15 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁸ भी होता है, 158 इंटू 10⁻12। अगर इस पॉइंट को हम यहां ले जाएंगे तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.58 इंटू 10⁻11। अच्छा, यूनिट क्या थी? ऊपर चार्ज था, आवेश था कूलाम, और नीचे जो मास हमने लिया था, द्रव्यमान, वो लिया था किलोग्राम में। तो कूलाम अपॉन किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाल दिया। अब ऐसे ही आप निकालने की कोशिश करना, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, ये आपका होमवर्क मान लो एक तरीके से। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, और दूसरा न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश। क्लियर है? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आवेश के इतिहास के बारे में जाना कि आवेश क्या है। एक सेकंड, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला आवेश का इतिहास जाना। इतिहास में हमने क्या जाना कि थेल्स ने 600 BC में बताया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो ब्रिटेन के थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने घर्षण विद्युत के बारे में बताया। घर्षण विद्युत के बारे में बताया। उसके बाद साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। चाहो तो सन भी याद रख सकते हो, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सन याद लिख लेना। इन्होंने बताया 1600 ईस्वी में। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया 1750 ईस्वी। ये कहां के थे? अमेरिका के। इन्होंने किसके बारे में बताया? पहला, आवेश के प्रकार कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। दूसरा, इन्होंने आवेश के मूल गुण बताए। आवेश के 2 मूल गुणों के बारे में इन्होंने बताया। मूल गुण कौन कौन से? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। उसके बाद आवेश की परिभाषा जानी हमने कि आवेश क्या होता है। आवेश की परिभाषा के बाद हमने आवेश का सूत्र जाना, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। परिभाषा में क्या बताया था मैंने आपको कि आवेश पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। उसके बाद आवेश का सूत्र बताया था मैंने आपको,
आवेश का सूत्र होता है Q इक्वल टू आई टी, आवेश बराबर धारा इंटू समय। उसके बाद आवेश का मात्रक, ठीक है। उसके बाद आवेश के गुण, आवेश के गुण, ठीक है। कौन कौन से गुण जाने हमने? पहला, आवेश अदिश है, आवेश योज्य है, अगला है आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटीकृत है, और गतिमान वस्तु का आवेश निश्चित होता है। गतिमान वस्तु का आवेश निश्चित होता है या नहीं बदलता, ऐसा कर दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। गतिमान वस्तु का आवेश नहीं बदलता, या वस्तु के गतिमान होने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, द्रव्यमान पर पड़ता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसका द्रव्यमान चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कितने गुण हो गए? ये हमने पढ़े आवेश के गुण होते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम एक चीज और पढ़ते हैं, आवेश का विमीय सूत्र। सूत्र से अपन ने पता लगाया था आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का जो सूत्र होता है वो क्या था बेटा? आवेश बराबर धारा इंटू समय। बहुत छोटा सा सूत्र है। धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, इसीलिए हम विमीय सूत्र ए दर्शाते हैं और समय आपका टी होता है। आवेश विमीय सूत्र के लिए आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। विमीय सूत्र में हम जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनके विमाओं को m यानी द्रव्यमान, l यानी लंबाई या दूरी, जो भी है दूरी ले लेते हैं, दूरी, t यानी समय, और ये है विद्युत धारा। तो आपने क्या देखा कि आवेश धारा इंटू समय होता है। धारा यानी ए तो है इसमें, और समय, समय यानी टी भी है। तो ये आवेश का विमीय सूत्र हो गया, क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं आप आवेश। एक गुण और होता है आवेश का कि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों ओर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र ही है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? ये देखो जरा, जैसे मान के चलो मैंने ये आवेश रख दिया प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है। तो ये क्या करेगा कि अपने चारों ओर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेगा जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में? ये डेफिनेशन हो जाएगी, छोटी सी परिभाषा। क्या हो जाएगा बेटा कि विद्युत क्षेत्र, ऐसा बोल दो, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण
बल आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है या अनुभव करता है, बात एक ही है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें डायग्राम बना सकते हैं अपन। मान के चलो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर ये है, यहां पर कोई अन्य आवेश हम परीक्षण आवेश मान लेते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है? ये क्यू जो है वो परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश वह सूक्ष्म आवेश होता है जो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वो विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, लेकिन विद्युत क्षेत्र उसे प्रभावित कर सकता है। जैसे कि घर में तुम अपने पिताजी के डिसीजन को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन पिताजी के डिसीजन से आप प्रभावित अच्छे से हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये कोई आवेश है क्यू, और ये अपने चारों ओर एक कोई क्षेत्र बनाएगा जहां पर हमने क्या रख दिया, ये क्यू जीरो आवेश रख दिया, तो ये इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा एफ। ठीक है, क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब ये बल, अगर ये दोनों आवेश धनावेश हुए तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर ये आवेश एक ऋणावेश एक धनावेश हुआ तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो आपने जितने भी टॉपिक पढ़े अच्छे से रिवीजन करना, और इसमें कोई भी जो डाउट होते हैं वो हमें कल बताना। हम अगली क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं आई समझ में। ठीक है, डाउट बॉक्स में आप अपने जो जितने भी डाउट है वो सबमिट करना। तब तक के लिए नमस्कार, खुशहाल रहें, जय हिंद। क्या हुआ?